चलिए हम लोग कल पढ़े थे मोलैरिटी, मोलरता। और मोलरता में हम लोगों ने देखा था कि यदि 1 लीटर घोल में घुल का 1 मोल घुला हुआ हो तो वैसे घोल को मोलर घोल कहा जाता है, तथा इसकी सांद्रता को मोलरता कहा जाता है। माने मोलर घोल का सांद्रता को ही हम लोग क्या कहेंगे, मोलरता। जैसे कि कोई घोल है और इसमें लिखा हुआ हो 0.5 m, तो मोलरता m कितना हुआ, तो 0.5। तो घोल कहलाएगा मोलर और उसकी सांद्रता क्या कहलाएगा, मोलरता कहलाएगा। तो मोलरता का हम लोगों ने डिफिनीशन पढ़ा था कि 1 लीटर घोल में यदि घुल का 1 मोल घुला हुआ हो तो वैसे घोल को मोलर घोल कहा जाता है। और m बराबर x बाई a इंटू 1000 बाई b, और b यहां पर क्या चीज में रहेगा, तो ml में, मिलीलीटर में। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना, इस चैप्टर के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये फॉर्मूला होगा कि m बराबर x बाई a इंटू 1000 बाई b, जहां x क्या था, घुल का भार, घुल का भार, मास ऑफ सॉल्यूट, और a क्या था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, माने घुल का अनुभार, और b क्या था कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, घोल का आयतन। अब बताइए, और m क्या था आपका, मोलरता, मोलरता यानी कि मोलैरिटी। और इस पर हम लोगों ने देखा था कि 1 2 3 4 क्वांटिटी है। अगर क्वेश्चन में अगर ये 3 क्वांटिटी हमको मिल गया तो चौथा हम कोई, इस चारों में से कोई अगर 3 क्वांटिटी मिल जाए तो चौथा का मान हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस 4 में से 1 2 3 और 4 में से कोई 3 क्वांटिटी अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव में भी न्यूमेरिकल या ऐसे भी न्यूमेरिकल में इस पॉइंट पर आपको आना होगा कि 4 क्वांटिटी यहाँ दिखाई, 1000 तो यहाँ पर फॉर्मूला का हो गया। तो इस चारों में से 3 का मान आपको दिया हुआ रहेगा, चौथा का मान निकालना होगा। तो यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट हम लोग को मोलरता के बाद मोललता, थोड़ा सा स्पेलिंग में ध्यान से देखिएगा, मोललता। मोलैलिटी, चलिए लिखिए, तो मोललता हेडिंग बना लिया है, और ब्रैकेट में यहाँ पर इसको m से, इसको जो हम लोग सूचित करते हैं स्मॉल m से। तो चलिए लिखिए, तो जब किसी घुल का, जब किसी घुल का 1 मोल, जब किसी घोल का 1 मोल 1 किलोग्राम घोलक में, 1 किलोग्राम घोलक में घुला हुआ हो, 1 किलोग्राम घोलक में घुला हुआ हो, तो वैसे घोल को, वैसे घोल को मोलल घोल कहा जाता है, वैसे घोल को मोलल घोल कहा जाता है।
इसकी सांद्रता को, आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखना, इसकी सांद्रता को मोललता में व्यक्त किया जाता है। इसकी सांद्रता को मोललता, स्पेलिंग ठीक से लिखना, मोललता, इसकी सांद्रता को मोललता में व्यक्त किया जाता है। इसकी सांद्रता को मोललता में व्यक्त किया जाता है। इसे स्मॉल एम से, स्मॉल लिखना नहीं, इस वाला एम से, इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। इसकी इकाई मोल पर केजी होता है। इसका इकाई मोल पर केजी, इसका इकाई मोल पर केजी होता है। इसका इकाई मोल पर केजी होता है। इसका इकाई मोल पर केजी होता है। लिखा गया। तो अब यहां पर इसको एक्सप्रेशन हम लोग बना ले, हालांकि काम रहता है फार्मूला का, लेकिन यह फार्मूला आया कैसे उसको भी जरा समझ ही लो तो देख लो। इफ x इज मास ऑफ सॉल्यूट, चलो लिखो तो, यदि x, पैराग्राफ चेंज करके लिखना, यदि x घुल का भार हो, यदि x घुल का भार हो तथा उसका अनुभार a हो, तथा उसका, यदि x घुल का भार हो तथा a उसका मोलर द्रव्यमान हो, a उसका मोलर द्रव्यमान हो, a उसका मोलर द्रव्यमान हो, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, x बाई a। पहले हम लोग मोल निकाल लिए, तो मोल बराबर होता है दिया हुआ भार आ बटे उसका परमाणु भार या अनुभार। तो x घुल का भार है और a उसका अनुभार है। पैराग्राफ चेंज कर लिखना, यदि इसे, पैराग्राफ चेंज करके, यदि इसे b ग्राम घोलक में, यदि इसे b ग्राम घोलक में घोला गया हो, यदि इसे b ग्राम घोलक में घोला गया हो, तो घोलक का किलोग्राम में भार, तो घोलक का किलोग्राम में भार बराबर b बटे 1000, और b यहां पर क्या चीज में रहेगा, तो ग्राम में। कहा है कि ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो कितना से भाग दे दिए, 1000 से, तो हमको किलोग्राम में प्राप्त करना है, इसलिए हमने कितना से भाग दिया, b को 1000 से। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी बराबर b बटे 1000 ग्राम। तो पहला बात, मोल हमको हो गया x बाई a, और घोलक का भार कितना केजी में क्या हो गया, b बटे 1000।
तो हमने क्या किया था कि 1 kg में 1 मोल को घुलाया था, तब मोलल घोल बना था। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि चूंकि B/1000 kg सॉल्वेंट कंटेन्स हाउ मेनी, कंटेन्स कितना मोल, X/A मोल। तो चलिए लिखिए, तो B/1000 kg घोलक में B/1000 kg घोलक में मोलों की संख्या X/A है। B/1000 kg घोलक में मोलों की संख्या X/A है। इसलिए अब 1 kg में हम निकाल दे तो कितना हो जाएगा, 1 kg सॉल्वेंट में 1 kg, उसके नीचे से लिखना 1 kg घोलक में मोलों की संख्या बराबर 1 kg घोलक में मोलों की संख्या बराबर X/A/B/1000। एक एक नियम का हिसाब ऐसा हो गया। तो अब हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 kg घोलक में जब घुल को मिलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मोललता। तो 1 kg घोलक में घुले हुए मोलों की संख्या को क्या कहे, मोललता। मोललता M बराबर हमारा क्या हो गया, X/A गुने 1000 बटे B। यही फॉर्मूला निकल कर आया मोललता का। तो मोललता बराबर अगर हम लिखना चाहे तो X क्या हो गया, घुल का भार। घुल का भार, इसको साफ से भी आप लिखना जरूर, घुल का भार जो क्वेश्चन में दिया हुआ रह सकता है, घुल का भार। A उसका क्या हुआ, घुल का अनुभार। घुल का अनुभार गुने 1000 तो हम लोगों ने फॉर्मूला के रूप में लिया। अब B घोलक का भार, मास ऑफ सॉल्वेंट, क्या चीज, तो यह रहेगा किस में, ग्राम में। घोलक का भार ग्राम में। चलिए इस फॉर्मूला को लिख लीजिए। तब मोललता बराबर घुल का भार बटे घुल का अनुभार गुने 1000 बटे घोलक का भार ग्राम में। अब दोनों को कंपैरिजन करके जरा देख लो। अब दोनों में कभी कभी अंतर पूछ देता है। जरा इसको देखिए, तो हम लिख रहे हैं यहां पर, इसको लिख लो तो दो अंतर तो आप हम आसानी से लिख दीजिएगा, मोलरता। इधर लिखिए मोललता। मोलरता और मोललता। तो मोलरता को हम लोग नंबर 1 में क्या लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। ठीक है, तो इधर आप क्या लिखिएगा, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। पहला अंतर हो गया। नंबर 2, मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। ध्यान देना इस वर्ड पे, 1 लीटर घोल में घुल का भार। चलिए यहां लिखना, तो 1 लीटर घोल में घुल का भार लिखा गया। तो इसमें हम लोग क्या लिखें, मास ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg घोलक में अंतर दिखाई पड़ गया होगा। 1 kg घोलक में घुल का भार, 1 kg घोलक में घुल का भार।
यानी कि अगर हम घोल बनाने चले मोलर और दूसरा में मोलर, तो हमको इसको तौलना होगा सॉल्वेंट को, और इसमें तौलेंगे हम किसको? सॉल्यूशन को। तीसरा यूनिट, अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है, देखो तो मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। इसमें क्या लिखें? मोल पर केजी, मोल पर केजी। चौथा नंबर m बराबर x बाई a इंटू 1000 बाई b। अब b यहां क्या चीज में रखें? ml में, और इधर क्या रखें कि m बराबर x बाई a इंटू 1000 बाई b, क्या चीज में? तो ग्राम में। तो इस तरह से मोलरता और मोललता, मोलरिटी और मोलैलिटी दोनों में अंतर भी आप लिख सकते हैं। मोलरता और मोललता में अंतर, चलिए इसको लिख लीजिए। लिखा गया होगा तो इसको मिटा दे। चलिए, तो मोलरता और मोललता में अंतर हो गया। अब थोड़ा सा और अगर हमको कहा जाए कि घोल बनाना हो, और एक आदमी कहा कि मोलर घोल बनाइए, दूसरा आदमी कहा मोलल घोल बनाइए, तो दोनों घोल बनाने के लिए क्या बेसिकली अंतर हुआ, जरा देखना, इसको समझो तो इस टॉपिक को ध्यान में आ जाएगा। कि जैसे हम मोलर घोल बनाना हो, मोलर, और दूसरा हमको घोल बनाना है कैसा? मोलल। एक घोल बनाना है मोलर और दूसरा घोल बनाना है मोलल। ये मान के चले कि इस बर्तन में हमको बनाना है, दोनों का वॉल्यूम, दोनों का आयतन एक ही हो, तो हम इसको मोलर घोल बनाना होगा। तो क्या करेंगे जरा देखिए, कोई भी सॉल्यूट का कितना मोल ले लेंगे? 1 मोल। अंतर थोड़ा सा है, उसको जरा माइल्यूटली चेक करना। तो 1 मोल हम यहां पर ले लिए, किसका? तो सॉल्यूट का। यहां पर आ गया कै मोल? 1 मोल। अब इसमें पानी ऊपर से मिलाए, वाटर या कोई भी सॉल्वेंट को मिला दे, वाटर ले लें या सॉल्वेंट ले लें। अब मिला के तब पानी मिलाएंगे तो इसका आयतन बढ़ने लगा। तो आयतन बढ़ते बढ़ते कहां तक ले जाना है? तो 1 लीटर, 1 लीटर। तो अब ये 1 लीटर में ही 1 मोल घुला हुआ है, 1 लीटर है और उसमें कै मोल है? 1 मोल। तो 1 लीटर अब क्या हो गया? घोल हो गया। तो 1 लीटर घोल में घुल का कै मोल घुला दिखाई पड़ा? 1 मोल घुला। तो ये कहलाएगा मोलर घोल। अब दूसरा का अंतर देखिए, इसमें पहला ही हमको ले लेना है कितना? तो 1 केजी, 1 केजी सॉल्वेंट पहले हम ले लिए, पहले ही सॉल्वेंट ले लिए, 1 केजी सॉल्वेंट ले लिए। अब इस पर सॉल्यूट का इसमें हम मिलाएंगे कै मोल? 1 मोल, 1 मोल। तो अब दोनों में कुछ अंतर बुझाया कि 1 मोल घोल, 1 केजी घोलक में मिलाया गया कै मोल? 1 मोल। इधर क्या कहता है? 1 लीटर घोल में घुल का 1 मोल घुला हुआ हो तो वैसे घोल को मोलर घोल कहा जाता है। इसकी सांद्रता को मोलरता में व्यक्त किया जाता है और इसका इकाई मोल पर लीटर होता है। इसमें क्या लिखेंगे मोललता में? कि 1 केजी घोलक में घुल का
1 मोल घुला हुआ हो तो वैसे घोल को मोलल घोल कहा जाता है। इसकी सांद्रता को मोल पर केजी कहा जाता है। इसकी सांद्रता मोल पर केजी हो गया। अब हम लोग इस पर थोड़ा सा 1-2 प्रॉब्लम बनाकर देख लें। चलिए बिल्कुल एक छोटा सा प्रॉब्लम हम बनाए। चलिए क्वेश्चन लिखे तो चलिए लिखिए तो यदि 5 ग्राम NaOH को यदि 5 ग्राम NaOH को 500 ग्राम घोलक में 500 ग्राम घोलक में घोला गया हो तो उस घोल की मोललता क्या होगी? उस घोल की मोललता क्या होगी? चलिए इस क्वेश्चन में मोललता निकालने के लिए आप पूछा तो m बराबर व्हाट, यही ना पूछ रहा है। मोललता बिल्कुल सिंपल था, एक लाइन में कटने वाला हम बताए थे क्वेश्चन था। तो x के जगह पर आपने क्या लिखा? 5 ग्राम। a के जगह पर आपका है क्या चीज? घुल NaOH। तो NaOH का मोलर मास निकाल दो तो 23 + 16 + 1 बराबर कै ग्राम? 40 ग्राम। तो x भी मिल गया, a भी मिल गया और b बराबर कितना है? 500 ग्राम। 500 ग्राम। तो अब सब कुछ इसमें मिल गया तो काट के बना सकते हो। m बराबर x/a × 1000/b। तो अब x के जगह पर हम कितना रख देंगे? 5/40 गुने 1000/500 कट गया 2 तो कितना हो गया? 10/40। 1/4 बराबर 0.25। क्या लिखे रे? कैपिटल M की स्मॉल? स्मॉल m लिखा जाएगा। यही इसका मोलैलिटी हो गया। तो किसी भी घोल की मोललता, अब यह अमाउंट डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट हो सकता है। यौगिक भी जो घुल के रूप में लेंगे वह भी भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला तो यही काम करेगा कि फॉर्मूला कहता है कि x कितना है और a कितना है। ये पता चल गया तो इस पर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से बना सकते हैं। b का मान अलग हो सकता है, x का मान अलग हो सकता है, a का मान अलग हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम का थीम यही रहेगा। तीसरा नंबर हम लोगों को जो पढ़ना था मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्नांक। इसको कहेंगे, एक तरह से और लिखा हुआ मिलेगा मोल अंश। ठीक है, तो मोल भिन्नांक लिखे या मोल फ्रैक्शन, दोनों बात एक ही है। मोल फ्रैक्शन, मोल भिन्नांक। चलिए तो फ्रैक्शन का मतलब हम लोग यहां पर अगर समझ जाए तो इसका डिफिनीशन आप आसानी से निकाल दे सकते हैं कि जैसे एक उदाहरण ले लें हम लोग कि एक डब्बा है, उसमें कुल 10 मिठाई। सोच लेना, एक डब्बा है उसमें कुल 10 मिठाई है, उसमें 4 मिठाई उजला वाला है और 6 मिठाई लाल वाला है। तो दोनों मिला के कितना हो गया? 10 हो गया। तो 4 + 6 कुल मिठाई की संख्या बराबर 10। ठीक है,
अब कहता है कि लाल वाला मिठाई का फ्रैक्शन अंश कितना है वो डिब्बा में, तो टोटल मिठाई तो 10 है, लेकिन लाल मिठाई कितना हो गया, 4 है। तो लाल मिठाई का अंश कितना हो गया, 4/10। अब अगर आपसे पूछे उजला मिठाई का अंश उसमें कितना है वो डिब्बा में, तो 6/10। तो है टोटल 10, लेकिन 4 उसमें उजला वाला और 6 लाल वाला। तो इस तरह से ये अंश निकालने के लिए जिसका अंश निकालना हो उसकी संख्या अब बटे कुल संख्या, जिसका अंश निकालना हो उसकी संख्या बटे कुल संख्या। तो हमको यहां अंश किसका निकालना है, मोल का। अब चलिए बेसिक बात पे आ जाए तो आप बिल्कुल आसानी से इसको लिख दोगे। एक सॉल्यूशन है, चलिए पहले इसको एकदम आराम से समझो तो डिफिनीशन अपने आप याद हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन में 2 पार्ट था, एक सॉल्यूट और दूसरा क्या है, सॉल्वेंट। ये आप पढ़ चुके हैं कि एक घोल में घुल्ल होता है और घोलक होता है, और जिसकी मात्रा कम होती है उसको घुल्ल कहा जाता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको घोलक कहा जाता है। तो घुल्ल के मोलों की संख्या को हम माने क्या, n, और घोलक के मोलों की संख्या ज्यादा है तो इसको लिखिए कैपिटल ए, कैपिटल ए। तो n+n, तो टोटल मोल, अभी लिखना नहीं पहले इसको समझ लो, टोटल मोल कितना हो जाएगा ये घोल में, तो n+n, n+n हो जाएगा। टोटल मोल कितना हो गया, n+n हो गया। अब कहता है टोटल तो हमको पता हो गया, जैसे टोटल मिठाई की संख्या, उजला मिठाई की संख्या जोड़ लाल मिठाई की संख्या, मोल कितना हो गया, तो घुल के मोलों की संख्या प्लस घोलक के मोलों की संख्या। फिर से सोचो, कुल मोलों की संख्या बराबर घुल के मोलों की संख्या और प्लस घोलक के मोलों की संख्या। तो अगर हम कहें कि इसका अंश क्या है, तो घुल का अंश कितना हो जाएगा, घुल का मोल का अंश कितना हो जाएगा, तो n अब बटे n+n। वही अगर आपसे पूछे तो घुल के बदला अब हमको निकालना है किसका, घोलक का। तो घोलक का मोल का अंश कितना निकालोगे, जिसका निकालना रहे उसको ऊपर, अब बटे n+n। तो ये हो गया घुल का मोल अंश, ये हो गया घोलक का मोल अंश। तो घुल का मोल अंश निकालना होगा तो उसमें आप क्या कीजिएगा, घुल के मोल को ऊपर रखिएगा, अब बटे कुल मोल। अगर घोलक का मोल अंश निकालना होगा तो घोलक का मोल ऊपर रखेंगे, अब बटे कुल मोल। तो अब अगर डिफिनीशन लिखना होता है तो डिफिनीशन, मोल भिन्नांक का डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं कि घुल के मोलों की संख्या अथवा घोलक के मोलों की संख्या एवं कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, मतलब उसके n से कोई भाग दे दीजिए। तो घुल के मोलों की संख्या में अथवा घोलक के मोलों की संख्या में कुल मोलों की संख्या, नीचे देखो तो हमेशा कुल मोलों की संख्या रहा, तो जब हम डिवाइड कर देते हैं तो उसको कहेंगे रेशियो या अनुपात। तो घुल के मोलों की संख्या अथवा घोलक के मोलों की संख्या तथा उसके कुल मोलों के अनुपात को मोल भिन्नांक कहा जाता है। चलिए तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं डिफिनीशन के रूप में। चलिए मोल भिन्नांक, मोलांश या मोल फ्रैक्शन, इसको लिखिए। यह हमेशा क्या है, रेशियो है, और रेशियो का कोई इकाई नहीं होता है। कोई भी दो संख्या को भाग दे दिए तो उसको उसका जो यूनिट नहीं होगा, क्योंकि दोनों संख्या तो बराबर में कट गया। इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट और मोल ऑफ सॉल्वेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल, टोटल नंबर ऑफ मोल इन सॉल्यूशन।
इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। चलिए लिखिए तो, घुल के मोलों की संख्या, घुल के मोलों की संख्या अथवा घोलक के मोलों की संख्या, घुल के मोलों की संख्या अथवा घोलक के मोलों की संख्या तथा घोल में उपस्थित, तथा घोल में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को, कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल भिन्नांक कहा जाता है। कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल भिन्नांक कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज कीजिए और उसके नीचे लिखना तो, इफ n इज मोल ऑफ सॉल्यूट, यदि n घुल का मोल भिन्नांक हो, यदि n घुल का मोल भिन्नांक हो, घुल कम रहता है इसलिए इसका n लिखे छोटा वाला से, यदि घुल का मोल भिन्नांक n हो, ठीक है, यहां लिखा गया, यदि n घुल का मोल भिन्नांक हो, ठीक है, एंड n इज मोल ऑफ सॉल्वेंट, तथा n, ये अब कैपिटल वाला लिखना, तथा n घोलक के मोलों की संख्या हो, तथा n घोलक के मोलों की संख्या हो, तो टोटल मोल इन सॉल्यूशन, घोल में कुल मोलों की संख्या, घोल में कुल मोलों की संख्या बराबर n प्लस n, घोल में कुल मोलों की संख्या बराबर n प्लस n। तो फिर नीचे लिखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, घुल का मोल भिन्नांक, लिखो तो, घोल का मोल भिन्नांक बराबर n बाई n प्लस n। देखो ध्यान से, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का जब निकालना हो तो ऊपर क्या लिखे, स्मॉल वाला, तो n बाई n प्लस n, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, घोलक का मोल भिन्नांक बराबर, घोलक का मोल भिन्नांक बराबर, बोल, n, ऊपर घोलक का निकाल रहे हैं तो ऊपर क्या लिख देंगे रे, n बटे n प्लस n, n प्लस n। तो दोनों केस में आपने देखा कि कुल मोलों की संख्या को हम लोगों ने नीचे से लिखे और मोल भिन्नांक को x से सूचित किया जाता है। तो चलिए लिखिए तो, फिर मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय x, मोल भिन्नांक को x से सूचित किया जाता है, मोल भिन्नांक को x से सूचित किया जाता है, अतः x पहले लिखे सॉल्यूट, तो x सॉल्यूट बराबर क्या लिखिएगा, n बाई n प्लस n, एंड x सॉल्वेंट माने मोल भिन्नांक घोलक का,
कैपिटल N बाई N प्लस N, कैपिटल N बाई N प्लस N। तो घुल्य हो निकालना या घोलक का मोल भिन्नांक दोनों हम लोग निकाल सकते हैं। तो घुल्य का मोल भिन्नांक निकालना हो तो ऊपर रखेंगे घुल्य के मोलों की संख्या, अगर घोलक का मोल भिन्नांक निकालना हो तो ऊपर लिखेंगे घोलक के मोलों की संख्या। अब इन दोनों में मोल भिन्नांक को अगर जोड़ दें तो दोनों का योगफल हमेशा 1 आएगा। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ऑलवेज यूनिटी। चलो लिखो तो घुल्य एवं घोलक के मोल भिन्नांक का योगफल हमेशा इकाई होता है। घुल्य एवं घोल के मोल भिन्नांक का योगफल हमेशा इकाई होता है। लिखा गया। तो चलिए अगर हम x सॉल्यूट अब प्लस x सॉल्वेंट हमेशा कितना होगा, तो 1 होगा। तो इसको आप प्रूफ में चाहो तो कर सकते हो कि x सॉल्यूट के जगह हम लोग कितना लिखेंगे, तो x सॉल्यूट के जगह n प्लस n लिखेंगे, और देखो x सॉल्वेंट के जगह क्या लिखे होगा n प्लस n। अब दोनों का एलसीएम अगर हम ले लें तो n प्लस n। अब इसको n प्लस n कट गया तो बचा कितना n, इसमें भी n प्लस n से n प्लस n कट गया तो बचा कितना n। तो n प्लस n बाई n प्लस n कट गया तो कितना आ गया 1 आ गया। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का योगफल हमेशा कितना होगा 1 होगा। चलिए इसको लिखिए तो हम लोग अगर एक का मोल भिन्नांक पता चल जाएगा तो दूसरा का मोल भिन्नांक निकालना बिल्कुल आसान है, एक में से उसको घटा देंगे। तो x सॉल्यूट बराबर 1 माइनस x सॉल्वेंट हो सकता है कि अगर हम सॉल्यूट का मोल भिन्नांक निकाल लिए तो सॉल्वेंट हमको अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का योगफल तो हमेशा 1 होता है। तो एक पता चल गया तो दूसरा को 1 में से घटा देंगे तो वही उसका मोल भिन्नांक आ जाएगा। अगर दोनों का निकाले हम लोग अलग अलग तो दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद उसका योगफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 न भी आए, चूंकि काटने में तो हम लोग 2 ही अंक तक निकालते हैं काटते हैं, तो इसलिए 0.99 भी अगर आ जाता है 98 तक भी आता है तो आपका बनाया हुआ लगभग सही ही होगा। ठीक है। तो घुल्य का और घोलक के मोल भिन्नांक का योगफल हमेशा कितना होगा, तो 1 होगा। चलिए इसको जरा चेक कर लिया जाए एक क्वेश्चन बनाकर। चलिए क्वेश्चन लिखिए। तो चूंकि मोल फ्रैक्शन पर आपको इस टॉपिक में 3 चैप्टर मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, ये तीनों पर हमेशा कैलकुलेशन के रूप में बनाने के समय में आपको इसका जरूरत पड़ेगा। तो चलिए लिखिए। तो एक क्वेश्चन सिंपल दे रहे हैं ताकि आपसे कट जाए अभी तुरंत, इसलिए राउंड फिगर में आपको दे रहे हैं। इफ 4 ग्राम of NaOH was dissolved in 19 gram of water, then calculate चल क्वेश्चन लिखो। तो एक, यदि 4 ग्राम NaOH को यदि
4 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया, 4 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया, तो NaOH एवं जल का मोल भिन्नांक ज्ञात करें। NaOH एवं जल का मोल भिन्नांक ज्ञात करें। यदि 4 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया तो NaOH एवं जल का मोल भिन्नांक ज्ञात करें। अब इसमें देखो दो चीज है हमको, 4 ग्राम NaOH और जल कितना था 90 ग्राम, 90 ग्राम H2O है, तो दोनों का मोल भिन्नांक निकालेंगे तो जब भी आ जाएगा योगफल हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इसको खुद भी आप चेक कीजिएगा दोनों को निकाल कर, अगर आंसर 1 आ जाता है तो आपका बनाया हुआ बिल्कुल सही रहेगा। तो चलिए थोड़ा सा इस पर ट्राई करते हैं। तो हमको NaOH बराबर कितना ग्राम, 4 ग्राम, तो 4 ग्राम मेरा क्या हो गया, X दिया हुआ भार 4 ग्राम है, और मोलर मास इसका कितना हो जाएगा, मोलर मास इसका निकाल दो NaOH का, तो N का कितना 23, O का 16 और H का 1 बराबर कितना ग्राम, 40 ग्राम। तो मोल ऑफ NaOH, NaOH के मोलों की संख्या, NaOH के मोलों की संख्या मतलब कितना हो गया, यहाँ इसको N ले सकते हैं स्मॉल, क्योंकि यही भूल था। तो NaOH के मोलों की संख्या क्या होगा, दिया हुआ भार अब बटे अनुभार। तो क्वेश्चन में दिया था कितना 4 और इसका अनुभार कितना 40, तब बराबर कितना मोल, 1/10 मोल। तो NaOH का मोल निकल गया, मतलब स्मॉल n निकल गया। अब दूसरा कहता है जल के मोलों की संख्या, तो मोल ऑफ H2O, तो H2O हमको मिला था क्वेश्चन में कितना 90 ग्राम, और H2O का भार कितना होगा, तो 2 जोड़ 16 बराबर कितना ग्राम 18 ग्राम, तो 90/18 बराबर कितना 5 मोल, 5 मोल। तो इसको किसके जगह पर रखोगे, कैपिटल N के जगह पर, तो स्मॉल n तुमको निकल गया 1/10 और कैपिटल N निकल गया तुमको कितना 5। अब इसको सेट कर दो तो आसानी से तुम्हारा बन गया। तो x मोल, x कितना मोल फ्रैक्शन था NaOH का, तो x NaOH के लिए हम लोग निकाल सकते हैं, माने सॉल्यूट अर्थात घुल का मोल भिन्नांक x NaOH, तो NaOH जिसका हम निकालते हैं उसको कहां रखना है, ऊपर, और नीचे दोनों का योगफल। तो x NaOH के जगह पर क्या लिखोगे, 1/10, अब बटे 1/10 आ जोड़ 5 कितना हो जाएगा 1/10, अब बटे LCM में कर ले लो 10, तो 1 अब प्लस 50 बराबर 1/10 बटे 51/10, तो बराबर है 1/10 गुने 10/51 बराबर 1/51। इसको काट भी सकते हो, ना भी काट के यहां पर आगे बढ़ सकते हैं। अब दूसरा देखो, क्योंकि यह प्रूफ करने के लिए, क्योंकि एक निकला तो दूसरा को आप एक में से घटाकर भी बना सकते हो, लेकिन हम लोग को एक प्रूफ भी यहाँ पर हो जाएगा कि दोनों का योगफल कितना होगा, 1 होगा। तो चलो दूसरा भी निकाल कर देख लेते हैं। तो x अब क्या निकाल रहे हो, H2O को, तो H2O का मान कितना आया था 5, तो इसको कहां रखोगे, ऊपर, जिसका भी मोल भिन्नांक निकालना हो उसको ऊपर रख लीजिए, बटे कुल। तो 5 बटे बोलो 1/10 जोड़ 5, तो 5 बटे
कितना लिखेगा 51/10। अब सिंपल कर देने के लिए आपको लिख सकते हैं 5/1 सबको समझने के लिए हम ऐसा लिख रहे हैं 5/1 लिखे तो कोई दिक्कत नहीं। 51/10 इससे सबको समझ में आ जाएगा। तब 5/1 गुने 10/51 बराबर कितना हो गया 50/51। 50/51। आप दोनों को क्या करोगे जोड़ दो तो XNaOH और XH2O दोनों को जोड़ कर देखो तो एक आ जाएगा। तो 1/51 जोड़ 50/51 तो एलसीएम लेके 51 हो गया। तो 1 + 50 बराबर 51/15 बराबर 1। आपका बनाया हुआ बिल्कुल सही रहेगा जब योगफल कितना आ जाएगा 1। लेकिन अगर इसको भिन्नांक में निकालोगे 1 को 51 से भाग दे दो तो जो आएगा उसको 2 या 3 अंक तक ही लिखोगे। तो उस स्थिति में 1 से थोड़ा कम आ जाएगा तो उससे कोई टेंशन नहीं लेना है। तो इस तरह से मोल भिन्नांक हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा मोलरता, मोललता और मोल फ्रैक्शन। तो 1 लीटर घोल में घुल का 1 मोल घुला हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे मोलर घोल। जब 1 केजी घोलक में घुल का 1 मोल घुला हुआ हो तो उसको क्या कहेंगे मोलल घोल। और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा कि मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन एक रेशियो है, इसका यूनिट नहीं होगा। अब मोलरता का यूनिट अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछता है मोल पर लीटर, अब मोलैलिटी का मोल पर केजी। मोलरता को कैपिटल एम से, मोललता को स्मॉल एम से सूचित किया जाता है। नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे पीपीएम और नॉर्मलिटी भी देख लेंगे। नॉर्मलिटी हालांकि आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना, लेकिन हम लोग उसको भी देख लेंगे। पीपीएम पार्ट पर मिलियन और नॉर्मलिटी सामान्यता। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे।